इस वीडियो में हम बर्नौलीज थ्योरम के डेरिवेशन को देखेंगे। तो ये आपने यहाँ पर एक पाइप या हिंदी में बोले तो नली मान ली है, जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, और यहाँ पर एरिया है क्रॉस सेक्शनल A2। यहाँ पर जब पानी द्रव जो है वो एंट्री करेगा, जब इस नली में अंदर जाएगा तो उसका वेलोसिटी हमने V1 मान लिया, और जब यहाँ पर एंट्री निकलेगा बाहर तो उसका वेलोसिटी हमने मान लिया V2 है। जब यहाँ पर वो एंट्री करेगा तो यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2 मान लिया। ठीक है। जब इसका हमने एक छोटा सा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया तो उसकी कुछ ना कुछ छोटी सी चौड़ाई तो होगी, उसको हमने dx1 ले लिया है, यहाँ पर हमने dx2 ले लिया है। समतल सतह नीचे से इसकी जो ऊंचाई है वो h1 है और यहाँ पर ऊंचाई जो है वो h2 है। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर आप लोग जानते हैं कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो यहाँ से फोर्स इक्वल्स टू आ जाता है आपका प्रेशर इंटू एरिया। इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक। तो यहाँ पर अगर प्रेशर P1 और एरिया A1 है तो F1 फोर्स जो कितना होगा P1 A1। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर अगर आपका प्रेशर P2 एरिया A2 है तो फोर्स F2 क्या हो जाएगा P2 A2। तो ये डायग्राम आपको रटनी नहीं है, प्रॉपरली ऐसे समझिएगा। बिल्कुल ऐसे बनाना है कि देखो यहाँ पर आपने एक पाइप लिया, इसका ये मोटा सिरा है, एक आपने इधर दूसरा सिरा लिया वो पतला है थोड़ा सा। इसको एक समतल जगह सतह से आपने H1 हाइट मान ली, H2 हाइट मान ली। यहाँ पर एरिया A1 एरिया A2, प्रेशर P1 प्रेशर P2। पानी जब इसमें अंदर जाएगा तो उसका वेलोसिटी V1, यहाँ पर वेलोसिटी V2। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे बनाना है इसका डायग्राम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव करने के लिए मेनली एक बात ध्यान देनी है जो कि बहुत जरूरी है, ये वाली। आप लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बर्नौलीज थ्योरम का जो प्रिंसिपल है यानी सिद्धांत है कि किस सिद्धांत पे वो बेस्ड है, क्लास में ये चीज मैं समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर भी हम क्लियर कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो अगर पूछ लिया जाए एक नंबर में आपसे कि बर्नौलीज प्रमेय या बर्नौलीज थ्योरम का सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब जब इस सिद्धांत पर ये डिपेंड है तो मेन बात हमारी ये आती है, पहली बात कि जो काम होगा यहाँ पर वर्क डन होगा ना। वर्क डन क्या है? मतलब जितनी ऊर्जा खर्च हो रही है टोटल, पानी को यहाँ से घुस करके यहाँ से निकलने में कितना काम करना पड़ा या फिर कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी टोटल, वो किसके बराबर आएगी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर आएगी। इतना बात समझ में आ गई। अब देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे जो कि हमने यहाँ किया है। फिर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे जो कि हमने आगे किया हुआ है। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे उसको भी अलग से। और फिर इस समीकरण में जो ये दो समीकरण है, इसमें हम dw की जगह पे ये उठा के रख देंगे, dk की जगह पे वैल्यू रख देंगे, du की जगह पे वैल्यू रख देंगे, और हमारा बर्नौलीज प्रमेय का जो सिद्धांत है, जो इक्वेशन है ना, वो प्रूफ हो जाएगी। तो देखो आगे कैसे। तो यहाँ पर वर्क डन, अब वर्क डन ये ध्यान देना कि वर्क डन क्या है कि पानी को यहाँ से घुसकर यहाँ से निकलने में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना काम करना पड़ा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ पानी को लेके यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में, इतनी जगह चलने में कितना काम करना पड़ा होगा, तो वर्क डन बराबर होता क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ पर बल गुणा विस्थापन कितना होगा? बल है F1 और dx1 ये चला। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो कितना है? F2 dx2। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षण बल में क्या होता है कि जब आपका वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चलो वो बात छोड़ दो, अभी आपको उसको नहीं समझते, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर बल आपका F1 dx1 हो गया, यहाँ पर आपका F2 dx2 हो गया, ये डिफरेंस निकाल लिया, वर्क डन आ गया। क्योंकि देखो यहाँ पे हम W ना लिखकर dw लिख रहे हैं, और dw का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक कितना कार्य करना पड़ा, तो उसको हमने ऐसे अंतर के रूप में निकाल लिया है। अब फोर्स F1 और F2 को मैं देखो ये समझा चुकी हूँ कि P1 A1 P2 A2 लिख सकते हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। फिर यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ भी मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि जैसे अगर आपका कोई बेलनाकार वस्तु है तो इसकी ऊंचाई h होती है, और यहाँ पर इसका जो इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम अगर इसका निकालना हो तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो पाई आर स्क्वायर है वो क्या है? आपका एरिया, और ये क्या है? हाइट। यानी एरिया और कितना वो एरिया चल रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका गुणा कर दें तो क्या निकल आता है? वॉल्यूम। तो इसका हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर एरिया A1 और dx1, यानी इस इतने का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने ये लिख लिया dv। अब ध्यान देना यहाँ पे बात, एरिया A1 अलग है, एरिया A2 अलग है, dx1 चौड़ाई और dx2 चौड़ाई अलग अलग है, लेकिन जो पानी यहाँ से एंट्री करेगा और जितना पानी यहाँ से निकलेगा वो वॉल्यूम यहाँ पर कहीं भी देख लो वो हमेशा बराबर रहेगा। इसलिए A1 dx1 को हमने यहाँ पे dv लिखा है और A2 x2 को भी हमने dv लिखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा पानी का। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से dv को कॉमन ले लिया और P1 माइनस P2 ब्रैकेट में आ गया। यहाँ तक समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं।
अब इस इक्वेशन में पुट करने के लिए हम डी डब्ल्यू की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, ये है। अब हमें डी के और डी यू की भी निकालनी है। तो पहले हम डी के की निकालते हैं, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में अंतर, यानी आप कह सकते हो कि गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं सिंपली। तो यहाँ पर भी देखो वही बात है कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी है 2 पॉइंट पर, और यहाँ 1 पॉइंट पर कितनी है, तो उन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो सेकंड पॉइंट पर हमने निकाला 1/2 mv² फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो सेकंड सिचुएशन के लिए 1/2 m2v2² और माइनस 1/2 फर्स्ट सिचुएशन के लिए m1v1²। क्लियर। अब आगे देखो 1/2 यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि डेंसिटी जो घनत्व होता है ना वो मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से अगर हम द्रव्यमान निकालें तो क्या आएगा, रो गुणा वॉल्यूम यानी कि घनत्व गुणा आयतन आ जाएगा। इसका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। तो देखो m2 की जगह पे हमने क्या लिख लिया, रो वी ना लिख के यहाँ पे रो dv लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क डन हो, वॉल्यूम हो, किसी की भी हो, हम हमेशा अंतर के रूप में बात कर रहे हैं। तो इसलिए m2 की जगह पे रो dv। अब आप लोगों ने देखो मैंने कहा था कि हम जो यहाँ पे द्रव मानेंगे इस बर्नौली प्रमेय के लिए वो आपका अश्यान होगा, यानी कि आपका विस्कोसिटी वहाँ पे 0 होगी ऐसा मान लिया था, और का इनकम्प्रेसिबल होगा जिसे हम दबा नहीं सकते। तो जब उसकी डेंसिटी घनत्व को हमने एक समान मान लिया तो रो dv हो जाएगा, और यहाँ पे v2², ऐसे ही 1/2 m1 की जगह पे भी रो dv। अब देखो यहाँ पे m2 m1 है, लेकिन जब घनत्व और वॉल्यूम के गुणा में बात करें तो वो सेम है दोनों जगह, यहाँ पे भी रो dv, यहाँ पे भी रो dv। इन बात पर ध्यान देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज को 1/2 करते जा रहे हैं, इसको समझना है कि आयतन में कोई परिवर्तन जो है वो आपका सेम रहेगा, चाहे मैंने बताया कि वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 1/2 रो dv को दोनों जगह से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा v2² माइनस v1²। तो ये आ गया आपका किसके लिए, dk के लिए। तो इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी निकालना रह गया है, ये निकालना रह गया, इसको निकालते हैं। तो du इक्वल्स टू m2g2। अब आप लोग जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, सिखाया है ना। तो वहीं से du की जगह m2gh2 दूसरी सिचुएशन में माइनस कर दिया m1gh1, यानी यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी और यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, उन दोनों का अंतर हमने ये लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही m2 m1 को हमने यहाँ से बदल के लिख लिया रो dv, ठीक है। m2 की जगह पे रो dv gh2, m1 की जगह पे भी रो dv gh1। यहाँ से हमने जो जो कॉमन आ रहा है वो ले लिया, रो dvg, ये कॉमन आ रहा था ले लिया, बचा क्या h2 माइनस h1। ये इक्वेशन 4 मान ली। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से du, dw, dk और du की वैल्यू उठा के किस में रख देंगे, सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। तो देखो dw की जगह पे ये रख दिया, dk की जगह पे ये रख दिया और du की जगह पे ये रख दिया। अब यहाँ से dv कॉमन आके कट जाएगा, तो मैंने इसे यहाँ पर ऐसे करके काट दिया, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना ऐसे काटते नहीं है, अगले स्टेप में उनको गायब कर देना है। जैसे मैंने आपको काट के दिखाया ऐसे काटना नहीं, क्लियर। आगे देखिए, तो गायब कर देना है अगले स्टेप में। अगर मैं काटती नहीं तो अगले स्टेप में देखो मैंने गायब किया हुआ है, काट के नहीं दिखाई, बस आपको समझाने के लिए था। तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू यहाँ से हाफ रो v2² माइनस, अब ब्रैकेट खोल दिया तो हाफ रो v1² अलग से, प्लस यहाँ से भी dv गया तो रो gh2 माइनस रो gh1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 1 वाली चीज़ों को, जैसे P1 है, हाफ रो v1² है, रो gh1 है, 1 वाली सिचुएशन को, यानी यहाँ पर पूरा सब कुछ क्या था उसको एक तरफ, और यहाँ पर जो भी सेकंड सिचुएशन में था उसको एक तरफ ले आएंगे। तो देखो P1 यहाँ पर है, मैं इस वाली ये 1 वाली टर्म को हाफ रो v1² को उधर लेके गई तो प्लस का हो गया। ऐसे ही रो gh1 माइनस का था, इसको भी उधर लेके गई तो प्लस का हो गया। यहाँ पर P2 को, क्योंकि 2 वाली सबको एक तरफ करना था, तो P2 को इधर माइनस का, उसको उधर उठा के ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। हाफ रो v2² यहाँ पहले से था और रो gh2 पहले से था। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी 2 बिंदुओं पे जब हमने पाइप में देखा, पाइप था ऐसा, तो पाइप के हमने एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट हमने ये मान लिया 1 और 2। तो फर्स्ट पॉइंट पर जब ये सारी चीज़ें देखी कि प्रेशर P1 जो है हाफ रो 1 जो है, या हाफ रो 1² जो है रो v1² और रो gh2, मतलब क्या है कि आपका दाब, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो टोटल है वो देखो 1 सिचुएशन और 2 सिचुएशन दोनों पे बराबर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे नली में कहीं भी जो दाब, इसमें मान लो यहाँ पर मान लो, तो दाब जो है, गतिज ऊर्जा जो है और जो स्थितिज ऊर्जा, उन सबका टोटल क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, यानी कि नियतांक आएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी पाइप के किसी भी बिंदु पर, पॉइंट पर जो प्रेशर है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा,
ठीक है, यही कहती है आपकी बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम तो ये कहती है, तो जो ये इक्वेशन निकाली है ना इन्होंने, इसको हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज थ्योरम ने क्या कहा वो स्टेटमेंट में आपको पिछली वीडियो में समझाया है, और यहाँ पर क्या है, ये बर्नौलीज इक्वेशन निकल के आई। तो जब ये इक्वेशन आ जाएगी आप लोगों की, तो लिखना है यहाँ पर दिस इज एन बर्नौलीज इक्वेशन। हिंदी में यह बर्नौली की समीकरण है। क्लियर? जहाँ पे ना समझ में आया हो आप लोग अपने कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, क्या पूछना है। ओके।